हेलो, गुड आफ्टरनून डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। आप लोग अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। आज हमारी कम्युनिकेशन की क्लास नंबर 3 होने वाली है। इसके साथ ही हम लोग अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके, तो हम लोग आईसीटी कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। साथ ही हमारी हायर एजुकेशन की क्लासेस भी चल रही हैं। लगभग 6 क्लासेस हायर एजुकेशन में हमारी हो चुकी है और ये हमारी कम्युनिकेशन की आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। अभी तक हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं, एक बार हम रिकॉल कर लेंगे। अभी तक हम कम्युनिकेशन में देख चुके हैं कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन की सभी विशेषताएं क्या है, कम्युनिकेशन किस तरह से कार्य करता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं पिछले अपने 2 अध्याय में या 2 लेक्चर्स में। और साथ ही हमने पहली क्लास में कम्युनिकेशन का पाठ्यक्रम भी अच्छे से समझ लिया था। आज की हम क्लास में वही समझेंगे जो हमने क्लास 1 और 2 में समझा था, खास करके आपकी क्लास 1। आज की क्लास में आपका बहुत ज़्यादा रिवीजन होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। आज की क्लास अगर आपने अच्छे से फिर से समझ ली और आपने लास्ट अंतिम 2 क्लासें अच्छे से समझी होंगी, देखी होंगी, तो आज की क्लासेस आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाली। एक क्लास का रिवीजन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं संचार के तत्व। यानी कि फर्स्ट क्लास में हमने जो डायग्राम बनाया था हमारा सेंडर मीडियम वाला, उन्हीं को हम डीप में पढ़ेंगे। प्रश्न कैसे आते हैं यहाँ से, तो प्रश्न ठीक वैसे ही आते हैं जैसे बाकी यूनिट्स होते आते हैं। फैक्ट पूछे जाएंगे, जैसे कि इस बार 2024 का एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के नाम दे दिए गए थे। ये मास मीडिया का पार्ट है, हालांकि जनसंचार का पार्ट है, जो हमारी लास्ट हमने टॉपिक देखा था पाठ्यक्रम में। उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे किसे मिला था, किसे नहीं मिला था, ये पूछा गया था। एक प्रश्न मैंने आपको बताया था इसी साल जून 2025 में जो प्रश्न आया है, उसमें पूछा गया था कि आलम आरा मूवी कब बनी, भारत की पहली मूवी कौन सी थी। आलम आरा से प्रश्न आया था। ये मास मीडिया से सीधे सीधे फैक्ट आपको मिलेंगे। कुछ हमारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूट्स पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, इसमें जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, समझ पे आधारित प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इतना एग्जाम्पल और डीप हम पढ़े हैं। कम्युनिकेशन बच्चों को बहुत उलझाते हैं प्रश्न, लेकिन कम्युनिकेशन इतनी कठिन अध्याय नहीं है, इतनी टफ यूनिट नहीं है। परंतु क्या है, हम लोग उसको टफ मान के चलते हैं क्योंकि हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं, रटते हैं। और मैं कहता हूँ कुछ यूनिट जैसे कि हायर एजुकेशन में समझने वाली चीज़ें कम हैं, रटने वाली चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि फैक्ट वाली यूनिट है पूरी की पूरी वहाँ पे। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन में आप रट के या फैक्ट सिर्फ रट के काम नहीं चला सकते, चीज़ें रटने वाली भी है यहाँ पर। परंतु यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपकी यूनिट अच्छे से तैयार हो पाएगी। क्लियर? चलिए हम लोग क्या तो हम करने वाले हैं आज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए, है ना। अर्थात संचार के तत्व हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे और धीरे धीरे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिख पाऊंगा। आप भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलिए ताकि आपके शॉर्ट नोट्स भी बने रहें, क्योंकि जब तक नोट्स आएंगे तब तक रिवीजन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं भी मिड क्लास में या फिर क्लासेस के एंड में आपको, सभी क्लासेस के एंड में आपको कंप्लीट नोट्स दे दिया जाएगा। क्लियर? तो संचार के तत्व, हमने एक डायग्राम बनाया था। क्या डायग्राम बनाया था हमने, यहाँ बना देता हूँ मैं साइड में पुनः एक बार और। हमने एक डायग्राम बनाया था इस तरीके से। एक था जिसमें सेंडर, पुनः रिकॉल करेंगे आप सभी। फिर एक मीडियम, चैनल या मैसेज। ठीक है, मीडियम या चैनल कह लीजिए इसको, ये किसी भी नाम से आ जाए। ठीक है, देन यहाँ होता है एक रिसीवर। ठीक है, ये 3 इसके मेन पिलर कह लीजिए, 3 मेन इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, संदेश यहाँ पे जाएगा और संदेश यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। ठीक है, जिस पे समझ बनाएगा व्यक्ति, उसको हम कहते हैं डिकोडिंग। संदेश को डिकोड किया जा रहा है, यहाँ पे समझा जा रहा है। एनकोडिंग यानी संदेश को एक मिनट, हाँ, संदेश को उसके प्राप्त करता था, यानी उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उस संदेश को एक सुधार करके जो बात हम कहना चाहते हैं, आसान शब्दों में यदि मैं कहूँ, सरल भाषा में, यानी कि
जो हम कहना चाहते हैं, जो मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं, उसे उसी फॉर्म में यानी परिवर्तित करके, इसका मैंने एक वर्ड यूज़ किया था आपसे, कम्युनिकेबल फॉर्म। क्या वर्ड यूज़ किया था मैंने यहाँ पे? मैसेज को हम किस रूप में भेज रहे हैं यहाँ पे? कम्युनिकेबल फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो संचार है, यहाँ पे सिर्फ आपने मैसेज पहुंचा दिया, तो ये क्या है? वन वे कम्युनिकेशन। हम कल विशेषताओं में अच्छे से समझ चुके हैं। नहीं, एक रेखीय कम्युनिकेशन कह सकते हैं, एक तरफा कम्युनिकेशन हम इसको कह सकते हैं। एक चीज और होती है यहाँ पर, वो है नॉइज, यानी कि बाधा। बाधाएं पढ़ेंगे तो बाधाएं कई टाइप की होती हैं। ठीक है, अभी डिटेल्स और करके इसको एक्सप्लेन से समझ लेंगे हम, आप निश्चिंत रहिएगा। फिर यदि मान लीजिए रिसीवर आपका जब यहाँ पे फीडबैक दे देता है, ये सब हम रिकॉल कर रहे हैं ना अच्छे से, अब तो याद हो गया होगा आपको। मे भी हमें तीसरी क्लास है आज हमारी, ये सब समझते हुए इस डायग्राम की तीसरी बार हम सहारा ले रहे हैं आज फिर से। जब रिसीवर इसको फीडबैक दे देता है और ये फीडबैक जब सेंटर के पास पहुंचा जाए, तो ये क्या आपका जो पाथ कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका वे चक्रीय कम्युनिकेशन, यानी कि सर्कल या करिकुलम कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। नोटेड। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक होना बहुत आवश्यक है। मैंने कल हम उसको विस्तार से समझ चुके क्यों फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है, फीडबैक का क्या महत्व, क्या रोल है आपके संदेश की प्रक्रिया में, वो सब चीज़ें हम अपनी कल की क्लास में देख चुके हैं। अब हम संचार के एक एलिमेंट्स को समझेंगे। आप इन जो मैंने लिखा है ना, इन्हीं सबको लिखना है। ठीक है, अभी तक हमने इनको अलग से नहीं लिखा था ना, अब इनको हम अलग से लिख लेंगे। जो मैंने परिभाषा है वही परिभाषा है, इसकी कुछ है नहीं अलग से, पर इसको थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर्ड वे में जब इसको तैयार करेंगे आप, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लियर, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको जहाँ आवश्यकता लगे आप उतना नोट करते चलिए, बाकी पॉइंट टू पॉइंट आप इसको नोट तो करते चलेंगे। नंबर वन, सबसे पहली भूमिका किस चीज की होती है? सबसे पहली जो भूमिका होती है वो होती है सेंडर की। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में सेंडर, इंग्लिश में देखो ये प्रेषक लिखा आ जाएगा, ये संप्रेषण करता आ जाएगा, संप्रेषण करता, ये वर्ड यूज किए जाएंगे हिंदी में। ठीक है, प्रेषण या संप्रेषण करता पहला, ये वह व्यक्ति होता है, यानी संचार की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और पहली भूमिका जिस व्यक्ति की होती है वह कहलाता है प्रेषक, प्रेषण करता अर्थात सेंडर। क्यों? क्योंकि सेंडर ही वह व्यक्ति होता है जो किसी भी लक्षित संदेश को ट्रांसफर करता है। किसके माध्यम से? मीडियम के माध्यम से। किसको करेगा? जो उसका प्राप्त करता होगा, जो यानी कि रिसीवर जो होगा संदेश का, उसको वह ट्रांसफर करता है। ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होती है। ठीक है, ये व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई टेक्निकल फॉर्म में आपका कोई गैजेट यानी तकनीकी रूप से कोई भी संदेश हो सकता है, किसी भी ये व्यक्ति, जरूरी नहीं है सिर्फ व्यक्ति ही संदेश भेजता है, एक मशीन भी तो संदेश भेज सकती है ना। और जैसे क्या एआई है, एआई को ऑटोमेटेड मोड में आप रखोगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि नहीं देती? आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हो वो आपको आंसर देता है कि नहीं देता? तो चैट जीपीटी किस फॉर्म में आ गया? सेंटर की भूमिका में ना, आप तक इन्फॉर्मेशन पूछ रही है, आप रिसीवर है, जो डिवाइस है वो मीडियम है, जो नेटवर्क यूज कर रहा है वहाँ पे, जो नेटवर्क काम कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर काम करेगी वो मीडियम का कार्य करेगी, और आप तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप यानी रिसीवर की भूमिका में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ईजी है, आपको समझ में आ गया। 3 क्लासों से हम इसको अच्छे से समझते हुए आ रहे हैं। अब इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, अब जैसे कि ये किस तरह से सेंडर भेजेगा मैसेज, ये भाषा के रूप में भेज सकता है, संकेत के रूप में मैसेज दे सकता है, ध्वनि के माध्यम से ये मैसेज दे सकता है। आप चाहे तो नोट करते फेक लिख लीजिए, भाषा के माध्यम से नहीं, लैंग्वेज के माध्यम से, साउंड के माध्यम से, ठीक है, संकेतों के माध्यम से ये आपको संदेश आराम से दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था आपका एक माध्यम होता है आपका, नेक्स्ट है आपका माध्यम। माध्यम से पहले एक चीज होती है, सॉरी एक चीज सबसे पहले हम पढ़ेंगे, संदेश ही पढ़ते हैं। चलिए संदेश लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि मैसेज।
संदेश कह लीजिए इसको, या इन्फॉर्मेशन या जानकारी, कभी कुछ भी आ जाए तो जो थोड़े थ्योरी वाले जो प्रश्न होते हैं, अभी हमने जो पढ़ा है यहाँ से थ्योरी वाले प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल देके पूछ लिए जाएंगे प्रश्न, या डायरेक्ट हमने जो पढ़ा है इसी परिभाषाओं के आधार पर, डेफिनेशंस के आधार पर आपसे प्रश्नों की संभावनाएं बनती हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर? तो ये आपका मैसेज है। मैसेज क्या था? वही जो भी जानकारी या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी संदेश आप लक्षित व्यक्ति तक या लक्षित जिसके भी पास आप प्रेषित करना चाहते हैं, वहाँ तक जो पहुँचने की प्रक्रिया संदेश की, वह क्या कहलाती है आपकी? ठीक है, इसे कह सकते हैं किसी भी संदेश, किसी भी संचार प्रक्रिया की आत्मा, इसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? संचार की आत्मा। क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो ना ही, अगर संदेश ही नहीं होगा, मैसेज ही नहीं होगा, तो ना ही प्रेषक का कोई महत्व रहता है, यानी ना ही कोई सेंडर की कोई रोल रहता है, या सेंडर का कोई भूमिका रहेगी या महत्व रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगी, ना ही प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर की कोई महत्व रहेगी। नॉइस की तो फिर सवाल ही नहीं, क्योंकि मैसेज ही नहीं तो नॉइस कहाँ से आएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उस हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस में संदेश का होना, क्योंकि संदेश के बिना आपकी संचार प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। यानी ये है तो बाकी सारी चीजें हैं, इतना याद अच्छे से समझ लेना। क्योंकि आपका मैसेज है यानी संदेश है तो बाकी सारी चीजें होती हैं। क्लियर? ये कार्य क्या करता है? ये कार्य क्या करता है? किसी भी प्रकार के आपके जो निर्देश होते हैं, आपकी जो कमांड होते हैं, जिसको अपन मीडियम और चैनल भी इसी को कहते हैं, ठीक है, उन सभी चीजों को प्रेषक तक पहुंचाता है ये मैसेज। क्लियर? क्या करता है? सभी इंफॉर्मेशंस को, सभी निर्देश यानी कमांड्स को, सभी आपके संदेशों को कहाँ पहुंचाता है? प्रेषक तक ये आराम से पहुंचा देता है। समझ में आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट आप नोट कीजिए, इसमें एक और एक मिनट। चलिए नंबर 3 हमने क्या देखा था जब हम डायग्राम पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने एक शब्द यूज किया था एनकोडिंग। क्या किया था? एनकोडिंग। लिख लीजिए। एनकोडिंग को कूटांकन भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और यदि उस भाषा में आ जाए, आपके पास देवनागरी लिपि में आ जाए, तो भी आप इसको एनकोडिंग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों ही आप इसमें नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या होता है साहब? देखो, एनकोडिंग शब्द का तात्पर्य है जब प्रेषक अपने विचारों या भावनाओं को शब्दों, प्रतीकों, संकेतों या चित्रों के रूप में जब व्यक्त करता है तो उसे एनकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। और जब तक प्रेषक या प्रेषक या सेंडर जो भी मैसेज को सही तरीके से नहीं भेजेगा यानी एनकोड नहीं करेगा, तब तक वह प्रेषक तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, प्राप्तकर्ता तक जो उद्देश्य के साथ, हमने कल उद्देश्य, हम जब विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो संदेश हमारी कम्युनिकेशन में एक उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी संदेश बिना किसी उद्देश्य के संचालित या प्रोसेस नहीं किया जा सकता, नहीं होता। हर एक मैसेज का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और उसी ऑब्जेक्टिव के आधार पर एनकोडिंग कार्य करता है। कैसे? कि एनकोडिंग एक वह प्रक्रिया है जब प्रेषक कोई भी मैसेज, संदेश, निर्देश, संकेत आदि को प्रेषक तक पहुंचाने में जो सही प्रक्रिया का यूज करता है, या आप कह लीजिए उसको सही रूप में जब वो व्यक्त करता है, उसमें सुधार करके, उसमें अच्छे तरीके से, जिस तरीके से उसको भेजना है, यदि वो मैसेज यदि स्पष्ट नहीं होगा आपका, मान ली मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ, यदि इसमें मैं क्लैरिटी नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। समझ रहे हैं ना आप? यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और मैं आपको कोई अदर साउथ की लैंग्वेज में, यानी कन्नड़ या तेलुगु में मैं समझाऊंगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आपकी उस भाषा में दक्षता नहीं है। तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको आपकी भाषा में सही तरीके से, सही रूप में, सही क्रम से चीजें समझाऊं। ये एनकोडिंग की प्रोसेस आपकी कहलाती है।
अब समझ में आ गया? मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, बोलता जा रहा हूँ, जहाँ जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको लिखते हुए चलना है। मैं कह रहा हूँ अभी हम लेक्चर से ही चलेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा लिखवाने वाला आईसीटी में हमने जो लिखाई पढ़ाई की है ना, ज़्यादा उतनी लिखाई पढ़ाई यहाँ नहीं करेंगे हम, है ना? यहाँ मैं आपको की पॉइंट्स दूंगा और समझाऊंगा। बहुत इजी चीज़ें, कोई बेकार चीज़ें इसमें नहीं है। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। एनकोडिंग के बाद एक और तत्व होता है जिसकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है आपका माध्यम। ये मैसेज जो आप भेजना चाहते हैं, संदेश, एक होता है फिर आपका माध्यम। इसको हमने क्या लिखा था? मीडियम, ठीक है? मीडियम, ठीक है? मीडियम के अतिरिक्त हमने और उसको किस नाम से बोला था? इसको हमने चैनल भी कहा था। क्या कहा था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? हमने इसको चैनल भी कहा था, ठीक है? माध्यम या चैनल, ये क्या होता है समझ लीजिए इसको। देखिए नोट कर लीजिए पहले आप जल्दी से। देखो, माध्यम या चैनल एक ऐसा वे या मार्ग होता है जो हमारे उस मैसेज को, किसको? इस मैसेज को, अब डिकोडिंग में देखिए, सबसे पहले प्रेषणकर्ता चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो संदेश भेजेगा। ये वो मैसेज जो भेजा जा रहा है, इसको एनकोड किया जा रहा है। एनकोड के बाद फिर आती है भूमिका आपके पास। एक सीक्वेंस में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। अब देखो यहाँ से प्रश्न पूछ लिए 4-5 और यही सभी के सभी तत्व दे दिए जाएंगे। इनको कहेंगे कि इनको भैया क्रोनोलॉजी में जमाइए, आप इसमें जमाना, इनको क्रोनोलॉजी में, इनको क्रम से जमाइए। पहली प्रक्रिया से लेकर अंतिम प्रक्रिया के रूप में इनको जमाना है। अब आपको पता हो कि पहले सेंडर आता है, फिर मैसेज आता है, फिर एनकोडिंग आता है, फिर माध्यम चाहिए, फिर डिकोडिंग, फिर नॉइज आती है इसी बीच में। इसके बाद फिर आएगी आपके पास नॉइज आएगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी क्लियर करके, तो ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। नॉइज को हम क्रम में नहीं रखते क्योंकि नॉइज एक भारी बैकग्राउंड में रहती है, परंतु वो इससे इफेक्ट करती है हमारी इस संचार की प्रक्रिया को। यानी कि हम कह सकते हैं कि मीडियम या चैनल एक ऐसा मार्ग होता है जिसके द्वारा संदेश जो है वो किसके पास पहुंचता है। ये क्या है? एक मार्ग है, ठीक है? जिसके माध्यम से जो हमारा मैसेज है, कौन सा मैसेज? अरे यार क्या क्या लिख देता हूँ मैं, कभी समझ में नहीं आता। इसके माध्यम से जो हमारा मैसेज है किसके पास तक पहुंचता है? ये रिसीवर्स के पास पहुंचता है, ठीक है? समझ में आ गया? अब ये जो हमारा माध्यम है ये किस भी रूप में हो सकता है, ये मौखिक भी हो सकता है, ठीक है? अब ये जो माध्यम है आपका, ये कई रूपों में हो सकता है। ये मौखिक भी हो सकता है, यानी कि वर्बल, ठीक है? नॉन वर्बल, रिटन में भी हो सकता है, संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। जितने भी टाइप्स होते हैं आपके अनेकों माध्यम में, ये आपका या श्रव्य, कुछ तकनीकी के माध्यम से, जैसे हम तकनीकी यूज करते हैं ना, हम इंटरनेट पर कोई चीज पढ़ते हैं, कोई संदेश हम प्राप्त करते हैं, उस माध्यम में भी ये हो सकता है, अनेकों रूपों में हो सकता है, ठीक है? और माध्यम का जो माध्यम कैसे तय होता है? तो माध्यम तय होता है हम लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार। क्लियर? किसके अनुसार तय होता है माध्यम? हमारी आवश्यकताओं के अनुसार ही माध्यम तय किया जाता है कि हम किस माध्यम में कम्युनिकेट करेंगे। मान के चलिए अभी हम किस माध्यम में कम्युनिकेट कर रहे हैं? हम वन वे कम्युनिकेशन में है, लेकिन जब आप मुझे कमेंट करके जब मुझे फीडबैक देते हो तो वे टू वे कम्युनिकेशन में बदल जाता है। फिर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो ये हमारा चक्रीय कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? दो तरफा कम्युनिकेशन भी हो सकता है। लेकिन मैं लेक्चर दूर, आपका कोई फीडबैक ना है मुझे, ना आप मुझसे कोई चर्चा करेंगे उस विषय पर, तो वन वे कम्युनिकेशन में तो हमारा माध्यम क्या पे? माध्यम हमारा ओरल कम्युनिकेशन, मुखारविंद के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो उसका माध्यम हमारा क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन हो गया। पहले है, देखिए मैं कह रहा हूँ ये क्लास इसीलिए अलग से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पहले सिर्फ छोटी छोटी चीजों को ऊपरी तरीके से समझा था, लेकिन अब हम उसकी डीप में जा रहे हैं एक एक चीजों को। और इस चैप्टर में प्रश्न इसीलिए गलत होते हैं क्योंकि हम सिर्फ ऊपर से पढ़ के जाते हैं। बच्चे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा उन्हें अच्छी तरह से पता होगा गलती कहाँ होती है, प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न कहाँ उलझाते हैं आपको। ये प्रश्न पढ़ने से ज्यादा समझदारी का पेपर होता है। पेपर 1 जो है ना, चीजें पढ़ने से कहीं अधिक इसमें समझदारी का
भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए पेपर 1 में बहुत बच्चे अच्छा स्कोर लेकर नहीं आ पाते। 50 प्रश्न सही करने में भी हमारा पसीने छूटने लगते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जो पेपर 2 में से रट्टा मारते हैं तरीके से, सच बता दूं मैं आपको तो, लेकिन पेपर 1 में आपको दिमाग का उपयोग करना पड़ता है। आपकी दिमाग के सवारी दिमाग की नसों को खोलना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है इसमें, है ना। तो कम्युनिकेशन में बहुत बच्चे गलत कर आते हैं प्रश्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट प्लस थ्योरी, और थ्योरी ऐसी पूछी जाती है जो होती इजी है लेकिन वो लगती बहुत टफ है। क्यों? उसके संदर्भ अलग अलग होते हैं, उसका जो कॉन्टेक्स्ट उससे जो पूछा जा रहा है, आपका जो संदर्भ उससे पूछा जा रहा है वो प्रश्न के अनुरूप पूछा जा रहा था, परंतु हम उस पर काम नहीं कर पाते, वो प्रश्न हमारे वहां से गलत जाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? तो उसके लिए आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, इसको बिल्ड करना है। जब आप आगे चल के रिसर्च करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, अब आप अपना ये उद्देश्य रखिए ना, हमें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही थोड़ी बनना है यार। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी तो हमारे पास कई विकल्प रहेंगे ना आगे जीवन में बढ़ने के। जब रिसर्च करोगे तो रिसर्च में क्या रट्टा मार के रिसर्च करोगे? वहां तो आपको समझ का स्तर बढ़ाना पड़ेगा आपका, तभी आपकी रिसर्च अच्छे से हो पाएगी। ओके ना? चलिए, तो ये था आपका माध्यम। क्लियर? एक मिनट, चलिए, थोड़ा सा व्यवधान आया था, माफी चाहूंगा उसके लिए। हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं? एक सेंडर समझ चुके हैं, मैसेज देख चुके हैं, एनकोडिंग को समझ लिया है। नेक्स्ट स्टेप आती है, जो नेक्स्ट तत्व होता है आपका मीडिया में संचार, हम समझते हैं। देखो क्रम से समझ रहे हैं, उसी डायग्राम को समझ रहे हैं पूरा का पूरा। अभी हमने जो मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था उधर, वही का वही डायग्राम को हम समझ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहा। आपके पास बना होगा कॉपी में, खोल के रख लीजिए और साथ में ये चीजें उसी पेज पे नोट कर लीजिए कहीं जगह हो तो, ठीक है। फिर एक होता है रिसीवर। कौन होता है श्रीमान जी? एक होते हैं रिसीवर जी। यानी कि प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो रिसीवर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो मैसेज आपके पास, ये जो मैसेज आपके पास जो भेजा जा रहा है, ये जो मैसेज क्या हो रहा है? एनकोडिंग होगा। एनकोडिंग के बाद माध्यम के एक उस मार्ग माध्यम के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। ये बे इसके इन दोनों के बिना ये मैसेज सही तरीके से आ ही नहीं पाएगा। तो इस मैसेज को यहां तक पहुंचने के लिए इन दो चरणों से गुजरना पड़ता है। जब इन दो चरणों से जब मैसेज प्राप्तकर्ता तक पहुंचेगा तो प्राप्तकर्ता कौन सी भूमिका में आ जाएगा? आपके पास रिसीवर की जो व्यक्ति होगा वह प्राप्तकर्ता की भूमिका में आ जाता है, जैसे हम रिसीवर कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति या एक ऐसा समूह है जो जो संदेश को ग्रहण करता है, उसे समझता है, ठीक है, उसे समझने का प्रयास करता है या समझता है। और सफल कम्युनिकेशन तभी होता है जब वो पूरा मैसेज आपका सही तरीके से एनकोडिंग होकर माध्यम के माध्यम से जब प्राप्तकर्ता तक पहुंचे और प्राप्तकर्ता उससे संतुष्ट हो जाए, यानी वो उसके समझ में आ जाए। यानी मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ, हमने आईसीटी पढ़ा, हायर एजुकेशन चल रहा है, हम अभी कम्युनिकेशन भी पढ़ रहे हैं। अब यदि आप मान के चलिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ में नहीं आए तो क्या होगा? क्या हमारा जो कम्युनिकेशन बन रहा है, क्या हम जिस माध्यम से या जिस भी एनकोडिंग की प्रक्रिया, डिकोडिंग की प्रक्रिया के माध्यम से हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या ये कम्युनिकेट सक्सेस होगा? क्या ये कम्युनिकेट इफेक्टिव होगा? सोचिए आप स्वयं, 5 सेकंड के लिए सोचना है बस। क्या आंसर मिला? नहीं होगा ना, ऑब्वियसली। नहीं होगा ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने जो इतनी प्रोसेस कर रहा हूं, जब ये प्राप्तकर्ता को समझ में नहीं आ रही, जब ये उसके हित में या उसके फायदे में उसको बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी, तो ये मेरा जो कम्युनिकेशन है यह किसी काम का कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण तो होता ही है कम्युनिकेशन। प्रत्येक चरण को पूर्ण करता हुआ, अपने संदेश का उद्देश्य लेकर चलता हुआ, जो संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच रहा है वह संदेश उसको समझ में आना चाहिए, उसको उस संदेश को अच्छे से समझ में आ जाए, वही संदेश अर्थपूर्ण तरीके से
इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देख लीजिए, इसी बहाने हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी समझ लिया। चीजें कुल मिलाकर वही हैं जो हमने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में समझी है, पर क्या है ना, एक शब्द होती हैं, कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं, कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं, उन टर्मोलॉजीज के आधार पर थोड़ी थोड़ी चीजें पूछ ली जाती हैं और वही विद्यार्थी सबसे ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि वो टर्मोलॉजीज के नाम हमको पता नहीं होते। अभी समझेंगे आगे चल के, जब हम गैर मौखिक कम्युनिकेशन में ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे। होता इजी है, जैसे हैप्टिक्स आ जाता है, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन का टाइप होता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। क्या करोगे, सब पता ही नहीं है, लेकिन जब मैं उसकी परिभाषा बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तो आप कहोगे अरे यार सर, तो इससे चीज तुम तो सालों से इससे परिचित है, पर क्या ना वो टर्मोलॉजीज हमको पता नहीं होती, हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो क्या करेंगे साहब, अंडरस्टैंडिंग, फिर वही बात आ जाती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल को बिल्ड करना है आपके। चलिए, समझ में आ गया रिसीव। एक अभी एक चीज हमने चर्चा की थी, एक होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग को डिकोडिंग ही लिख लीजिए आप, ठीक है। देवनागरी में भी इसको डिकोडिंग ही लिख लीजिए, इसी शब्द से पूछा जाएगा। अब देखिए डिकोडिंग क्या प्रक्रिया है, डिकोडिंग क्या होता है। प्रेषक ने संदेश भेजा, ये मैसेज है आपका, संचार की आत्मा हम जैसे कहते हैं, है ना, व्हील ऑफ कम्युनिकेशन। उस संदेश को अर्थपूर्ण तरीके से या जो भी इसके उद्देश्य के साथ भेजा जा रहा है, मीडियम यानी उस मार्ग के माध्यम से, अब वो संदेश रिसीवर से पहुंचने से एक कदम पहले है, डिकोडिंग जिसे कहते हैं। यानी उस संदेश को समझना, कभी ये सिमिलर भी कह सकते हैं आप, या एक चरण पहले कह लीजिए उसको, या वे पे बहुत ज्यादा इसमें फर्क आता नहीं है क्रम में। यानी आपका जो संदेश है, प्रेषक के द्वारा जो संदेश भेजा गया, उसको अर्थपूर्ण, उसको समझना और उसको उसका अर्थ निकालना, जो मैंने अभी जस्ट पहले मैंने समझाया है, वही पॉइंट डिकोडिंग है। कि जब तक कोई मैसेज सही तरीके से ना पहुंचेगा, यानी उस मैसेज को, जो मैंने आपको मैसेज भेजा, अब देखिए इसको एग्जांपल ऐसे और समझते हैं। देखो ये प्रश्न इसलिए इतना डीप पढ़ा रहा हूँ, इन सब चीजों को प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत उलझे प्रश्न पूछे जाएंगे, डीप पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाएंगे। आपकी कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो प्रश्न आसानी से बन जाएगा आपसे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरी चीज मैं तो बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अच्छे से समझा रहा हूँ। अभी इससे पहले हमने क्या समझा था, मैं पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं और आप अब भी नहीं समझ पा रहे उसको। कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। मैं पढ़ा अच्छा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा रहा हूं आपको, पर आपको समझ में नहीं बन रहा है, यानी आपकी जो डिकोडिंग की जो प्रक्रिया है ये सही नहीं है। या तो हो सकता है आपकी मन स्थिति में कुछ और चल रहा हो, मैं बोल रहा हूं, मेरी भाषा आपके डिवाइस में, मेरी वॉइस तो आ रही है, पर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपके दिमाग में कहीं और ख्याल आ रहा हो। शायद सैयारा का वायरस अभी उतरा नहीं हो, तो सैयारा के कुछ ख्याल चल रहे हो दिमाग के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम्पल जोक सपाटता टॉपिक पर आते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना इसको, वरना बहुत कंफ्यूजन होगी इन सब प्रश्नों में। अब आपके दिमाग की मना स्थिति यानी कि मेंटल फ्रेमवर्क उस तरीके का है ही नहीं है, मानसिक ढांचा उस तरीके का है ही नहीं कि मैं जो चीज समझा दूं आप उसको समझ पाए। तो प्रेषक के द्वारा जो मैसेज या संदेश या जो आपको सिग्नल्स जो भेजे जा रहे हैं, संकेत या सिग्नल्स जो भेजे जा रहा है, उसको समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। किसी भी संदेश को डी प्लस कोड करना, डिकोड करना। रीजनिंग में हम शब्द पढ़ते हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग समझते हैं ना, वैसे ही एनकोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे हम कम्युनिकेशन में शब्द का यूज कर रहे हैं। पढ़ेंगे, रीजनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट यूनिट रीजनिंग ही उठाएंगे। क्लियर, अभी तो रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इन्वायरमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट है, बाकी कैलकुलेशन वाली यूनिट से बाकी सभी। और एक यूनिट तो पढ़ना ही नहीं है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है ना। बस तरीके बता दूंगा, कॉम्प्रिहेंशन में एक क्लास ले लेंगे कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसमें कुछ चीजें बता दूंगा कि कैसे सवालों को सही करना है, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो ये हो गए आपके सभी के सभी तत्व, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट तत्व कौन सा है आपका, एक लिखिए आप यहाँ पे, प्रतिक्रिया। समझ में आ रहा है आपको,
इतना आसानी से मैं कह रहा हूं आपको, जो बता रहा हूं ना, डाउट की कोई संभावना ही नहीं रहेगी अगर आपका फोकस यहाँ क्लास पर है। ठीक है, दिमाग में मत निकालना कि सर के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड से कुछ नहीं होता, मैं पीपीटी रख दूंगा, मैं भी अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा चीजों को, फिर मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो यहाँ लिखी होगी, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे पास पीपीटी नहीं होने का फायदा बहुत अच्छा है, मैं चीजों को पढ़ता नहीं हूँ, बस मेरे पास जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मेरे दिमाग में जो चीजें हैं, मैं सिर्फ वही आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ और वहां से हम चीजों को अच्छे से कनेक्ट करके समझ लेते हैं, क्योंकि दिमाग चालू रहता है। पीपीटी में वो चीजें सामने रहती है, हम भी पढ़ाएंगे, पीपीटी भी पढ़ाएंगे जब आने वाले समय पे, जब डिजिटल बोर्ड आएगा करेंगे, लेकिन हम अपने अपने तरीके से करेंगे, हम सिर्फ पीपीटी यूज नहीं करेंगे, बस इतना याद रख लेना। पहली बात तो आपको आवश्यकता ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपकी इसी बार आपका ज़ारिफ हो जाए, आपको आवश्यकता ही नहीं पड़े फिर से पीपीटी पे पढ़ने की। ठीक है, तो अभी से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, प्रतिक्रिया या फीडबैक, प्रतिपुष्टि भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक शब्द यूज होता है इसमें, प्रतिपुष्टि। हिंदी वाले ये नोट कर लेना है ना, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि आ जाएगा, प्रतिक्रिया आ जाएगी या फीडबैक आ जाएगी, यानी कि प्रेषक जो संदेश भेज रहा है वो सभी माध्यमों से, सभी स्टेज करके जब रिसीवर तक पहुंच रहा है, तो रिसीवर उसके प्रति उत्तर में फीडबैक, मान के चलिए मैंने आपको कोई चीज दी कि आप लोग कमेंट कर कर मुझे बताएंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। चलिए, ये एक मेरा फीडबैक हो गया इस क्लास में, ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, या मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप सभी मुझे अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मैंने बोल दिया अपनी क्लास। अब जब भी आप फ्री टाइम में जब भी ये क्लासेस देखेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप कमेंट बॉक्स ओपन करेंगे, चैट में जाएंगे, आप अपना एरिया उसमें, आप जिस भी राज्य से हैं, जिस भी जिले से हैं, आप उसमें मेंशन करके मुझे वो मैसेज भेज देंगे। फिर वो मैसेज में देखूंगा, फिर मैं आपको उस पर लाइक करके या जो भी हार्ट वगैरह मैं रिप्लाई दे दूंगा, हम या तो ये क्या हो गया? ये चक्रीय कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक का होना बहुत जरूरी है। कुछ कम्युनिकेशन में आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तब भी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। लेकिन वो तय करेगा ना वो किस सामाजिक परिस्थिति में है, किस कल्चर को डिफेंड वो कम्युनिकेशन आपका कर रहा है, उन सबको भी वो रिप्रेजेंट करेगा, तब जाके उसमें उसकी जो भूमिका है वो बदल जाती है कि वह एक रेखीय कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो फीडबैक इसलिए आवश्यक होता है। अब यदि आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो ये कम्युनिकेशन का इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा? सोचिए, 2 सेकंड का वक्त है, जल्दी से 5 सेकंड का टाइम है, सोचिए जरा। ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह फीडबैक की आवश्यकता थी। मैंने मैसेज किया कि आपको आपके राज्य और जिले का आपको मुझे जानकारी देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस कहां कहां तक पहुंच रही हैं, कहां कहां से लोग क्लासेस देख रहे हैं। लेकिन यदि आपके वो कमेंट नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आया, तो वह क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा? यस और नो? ऑब्वियसली नो। अब देखो, चीजें वही है जो हम पहली क्लास में पढ़े। अब चीजों को समझ के जब डीप में जब जा रहे हैं, तो चीजों के अलग अलग के जो पर्दे होते हैं वो हट रहे हैं हमारे सामने से। अब क्लेरिफिकेशंस ज्यादा हो रही है हमारे पास, क्लैरिटी बढ़ रही है हमारे पास। प्रश्न यहीं से ऐसे ही पूछे जाएंगे आप सभी से। ओके, चलिए, फीडबैक हो चुकी है, एक और लिख लीजिए। अब एक होता है कॉन्टेक्स्ट, अंतिम मान लीजिए, इसे भी हम ऐड कर सकते हैं, पूछ लिया जाए यदि तो। कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है? संदर्भ। देखो, संदर्भ एक भय स्थिति या एनवायरनमेंट कह लीजिए, या सिचुएशंस या वातावरण या स्थिति या एनवायरनमेंट आप कह लीजिए, जिस वातावरण में, जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में आप संचार की प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं, अलग अलग हो सकती है। आप जब किसी प्रेमी प्रेमिका से बात करते हैं तो वहां आपके पास श्रृंगार रस की भूमिका अधिक होती है, हास्य रस होता है, श्रृंगार रस होता है, ये हिंदी के रस होते हैं, अलग अलग रस होते हैं हमारी भाषा के अंदर ही, सभी भाषाओं में होते हैं, एक समान होते हैं। हिंदी में इनको हास्य रस, व्यंग्य, जब हम व्यंग्य करते हैं किसी पर, तो उस संदेश की भूमिकाएं बदल जाती हैं। सांस्कृतिक अलग होती है, आपकी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर। दोस्तों में जब बात होती है तो नॉर्मली, खासकर लड़कों की, तो वो गाली गलौज जैसे शब्द उनके लिए नॉर्मली यूज करना। लड़कियों में भी होते होंगे, तू करके बात करना, इस तरीके के शब्द हम यूज करते हैं दोस्तों से, क्योंकि अटैचमेंट तभी बनता है फ्रेंडशिप में।
लेकिन जब आप किसी सम्मानजनक व्यक्ति से बात करते हैं तो उनको सादर, उनको हम अभिवादन करके बात करते हैं, उनको सम्मान देकर बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारा जो होता है ये परिस्थिति, इन्वायरमेंट, वातावरण के आधार पर तय होता है। किस किस के आधार पर? इसमें आप कह सकते हैं कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सोशल, मनोवैज्ञानिक, इन सब, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, ठीक है, इन सब आधार पे आपका जो तय आपका किया जाता है। क्लियर, समझ में आया इतना आपको? साइकोलॉजिकल आप इसको कह सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे तत्व जो आपके संचार को प्रभावित करते हैं। आपका संचार बहुत हद तक इन्हीं सभी तत्वों पर डिपेंड करता है, इन्हीं सभी तत्वों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इतना समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है संचार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लिख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम सिंपल चीजें समझेंगे इसमें, फिर अब जब देखो पढ़ने का तरीका यही होता है, सरल से जटिल की ओर। अभी हम चीजें सरल ही समझ रहे हैं, अब हम धीरे धीरे जटिल की ओर जाएंगे, सरल तरीके से जटिल की ओर जाएंगे। जैसे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, दो वर्ड यूज सुनोगे ना आपने, आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव समझेंगे। अब इसको रिसर्च मोड, टीचिंग एप्टीट्यूड में विस्तार से समझ लेंगे। अभी आवश्यकता नहीं है समझने की, बस सरल से जटिल की ओर जाना और जटिल से सरल की ओर आना। इसको रिसर्च में वगैरह में विस्तार से इन चीजों को समझ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप डाल लीजिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, इतना नोट कर लिया आपने। अब देखिए, मुख्य तौर पर संचार दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है मौखिक कम्युनिकेशन यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, और एक होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है आपका नॉन वर्बल। चलिए, मुख्यतः ये दो टाइप होते हैं, फिर कुछ कुछ आधारों पर, लेकिन अभी हम बात करेंगे दो तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है। एक होता है मौखिक तौर पर, यानी अभी मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ ये किस प्रकार से कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ आपसे वर्बल कम्युनिकेशन, ये मौखिक कम्युनिकेशन में। एक मिनट, चलिए सब कुछ सही है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन से चर्चा कर रहा हूँ। जब आप किसी से बात करते हैं, जब का जिस मुखार बिंद से यानी वर्बली, जब आप शब्दों के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, लिखित माध्यम से जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, उसे कहा जाता है मौखिक कम्युनिकेशन। एक बड़ी कम्युनिकेशन आती है, इसमें देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों यानी थॉट्स, ठीक है, भावनाओं, फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स, एक इंफॉर्मेशन भी लिख लिए, सूचनाओं, इंफॉर्मेशन इत्यादि लिख लीजिए, है ना। मेनली तो यही चीज होती है, इत्यादि लिखने कोई आवश्यकता है भी नहीं, यही सब चीज हम विचार करते हैं। इन सब का आदान प्रदान किस फॉर्म में किया जाता है,
शब्दों के माध्यम से, ठीक है, या आ जाए आपके पास टेक्स्ट के माध्यम से। इस सब माध्यम से जब व्यक्त किया जाता है तो वे आपकी जो कहलाती है प्रक्रिया कहलाती है, ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी संचार की प्रक्रिया में आपकी ये वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और सबसे प्राचीन जो परंपरा आपकी है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है आपके पास, ठीक, डिजिटल मीडिया भी आ चुकी है आपके पास। पहले क्या होता था, पहले प्रत्यक्ष संवाद किया जाता था, पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थे, तो एक व्यक्ति दूर दूर बैठे हुए व्यक्ति से वार्तालाप नहीं कर सकता था, पत्र व्यवहार चलता था, पत्राचार, यानी कि लेटर लिखकर हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पहुंचाए जाते थे, राजा महाराजा या जितने भी लोग, अभी आप जिसको डाकिया कहते हैं, डाक के माध्यम से। पहले वो पत्राचार व्यवहार, शुद्ध हिंदी के शब्द, देखो मैं शब्द वो यूज करता, कोशिश करता हूँ आपके पास ऐसे शब्द यूज कर लूं जिसका दोनों ही फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज इस्तेमाल हो जाए अच्छे से। सबसे प्राचीन अगर कम्युनिकेशन का आपसे पूछ लिया जाए तो वे किस तरह का आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आता है, ओरल आपका मौखिक वर्बल कम्युनिकेशन होता है आपका सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। इसमें शब्दों को, उच्चारण को, स्वर आ जाएगी, आपकी स्वर की गति आ जाएगी, ठीक है, भाषा की समझ, ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जो इसको प्रभावित करती है। अब इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या आपको भाषा समझ में आना चाहिए। फिर मैं वही एग्जांपल दूं, मैं यहाँ से दक्षिण की भाषा में बात करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आपको उस भाषा की समझ नहीं है। तो भाषा की समझ आना, आपकी जो बोलने की जो गति है, अब मैं मालूम बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बता दूं, मेरे को बिला 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 करके बता दूं तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गति बहुत अधिक है, सामने वाले को समझ आना चाहिए। मौखिक कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें भी प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते हैं। एक इफेक्टिव मौखिक कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं, क्या क्या मुख्य चीजें, विशेषताएं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हम चाहे जिसमें एग्जाम्पल आमने सामने देखें, फेस टू फेस हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपकी ग्रुप मीटिंग्स, जितनी भी प्रकार की मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम में हो या ऑफलाइन माध्यम की जितनी मीटिंग्स होती हो, आपस में औपचारिक वार्ताएं होती हैं, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कह लीजिए आप इसको, ये सारे के सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो आपके मौखिक यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के आते हैं। अब इसके अंदर कुछ टाइप हम देखेंगे, ठीक है। एक तो होता है मौखिक ही होता है, एक क्या होता है इसके अंतर्गत, एक तो होता है आपका इसमें मौखिक कम्युनिकेशन। कौन सा होता है? मौखिक। मौखिक का मतलब यहाँ पे वर्बल नहीं, यहाँ की बात चल रही, ओरल की बात चल रही, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ये दोनों ही वर्ड नोट करना है आपको, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आपको मैंने अभी बताए, जो मैंने मौखिक कम्युनिकेशन की अभी मैंने टोटल कुछ चीजें मैंने लिखित भी चीजें बताई थी उसमें। तो इसमें सिर्फ जब ओरल की जब बात होगी, ओरल में सिर्फ वही कम्युनिकेशन आएगा जिसमें आप शब्दों के माध्यम से, आप ध्वनि के माध्यम से, यानी आप साउंड के माध्यम से, आप वर्ड्स के माध्यम से जब आप संवाद करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सूचनाओं, इमोशंस, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, वो जो कम्युनिकेशन का टाइप होगा आपका मौखिक कम्युनिकेशन कहलाता है। क्लियर? इसमें ज्यादा समझने वाली कोई चीजें है नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर टेलीफोन पे आप बात करते हैं, आपको जो इंटरव्यू की जो प्रक्रिया, ये सब पूछ ली जाएंगे, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, इंटरव्यू किस कम्युनिकेशन में आएगा, तो आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होती है ये मौखिक कम्युनिकेशन का टाइप है। ग्रुप मीटिंग जो होती है, जो विभागों की जो मीटिंग्स होती है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम में पूछ लिया जाए, ऑफलाइन माध्यम में पूछ लिया जाए, ये किस टाइप के कम्युनिकेशन में आता है? ये आपको ओरल कम्युनिकेशन में आता है। क्लियर? आमने सामने का कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन में आता है, जहां सीधे सीधे आपका टंग, वर्ड, नॉइस सब कुछ इन्वॉल्व रहता है। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है। इसके अतिरिक्त भी डाउट आए, प्रश्न लगाइए, समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं इतना समझ लिया ना, प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहां तक अभी हमने यहां तक पढ़ा है। फिर एक आता है इसी में आपका कम्युनिकेशन में, जिसे हम कहते हैं लिखित कम्युनिकेशन। मुख्यतः इसके दो ही टाइप होते हैं, है ना। क्या होता है? लिखित यानी कि रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, लिखित, इंग्लिश में आप इसको लिख लीजिए रिटन कम्युनिकेशन। चलिए अब इसको मैं समझा देता हूं। एग्जाम्पल बताई दिए आप, नोट करते रहना यार, है ना, नहीं तो मूक दर्शक बने मत बैठे रहना।
क्योंकि नोट में चीजें लिमिटेड होती हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नोट से कहीं ज्यादा समझाने के लिए आपको, क्योंकि नोट्स की चीजें तभी समझ में, वो छोटी छोटी चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपके सामान्य भाषा में या सामान्य तरीके से आपको समझ उस पर अच्छे से बैठ जाएगी, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब एक होता है इसमें साफ लिखित कम्युनिकेशन, ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। लिखित कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं आप वर्बल कम्युनिकेशन का ये एक हिस्सा होता है। मैंने कहा लिखा है इसको, अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा बच्चों को कम्युनिकेशन होती है, सर अब वर्बल कम्युनिकेशन में लिख रहे हैं आप इसको, लेकिन देखिए वर्बल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। क्यों इसे लिखित कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है? इसे इसलिए लिखित कम्युनिकेशन की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इस कारण से इसको हम लिखित कम्युनिकेशन की श्रेणी में रखते हैं। यह कह सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें लिखित कम्युनिकेशन माफी चाहूंगा, सॉरी। माफी चाहूंगा आपके लिए थोड़ा सा। देखिए लिखित कम्युनिकेशन, अभी मैंने क्या बताया था आपको, शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसी कारण से इसको लिखित कम्युनिकेशन की श्रेणी में इसमें आपके पत्राचार आ जाएंगे, इसमें आपके ईमेल आ जाएंगे, सभी प्रकार के, ये सब का सब आपका आता है वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप से। याद अच्छे से कंफ्यूज मत होना, इसको नॉन वर्बल में कभी मत करना। नॉन वर्बल में हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कभी कभी अपने हाथों को मूवमेंट्स करता हूं या कुछ चीज में, अब मुझे इधर जाना है, अब मैं कह दूं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिखा कहाँ है लेकिन मेरा डायरेक्शन हाथ का कहां से आ रहा है। यदि मैं आई कांटेक्ट आपसे करता हूं, हम इशारे करते हैं ना किसी को, जैसे कि कभी आपको मैं, आपकी जो प्रिय मित्र या प्रिय महिला मित्र होगी आपकी, जब आप कभी उनसे नाराज होते होंगे, कभी वो उनसे आपसे नाराज होंगे, तो वो क्या करते हैं आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपके मैसेज को इग्नोर कर देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? ये क्या भाषा है या नहीं है? बिल्कुल आप समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे रुष्ट है, अभी आप उसको उस विहेव से यानी उस हाव भाव से आप समझ गए उसके। ये साइलेंट लैंग्वेज है, हालांकि वो मौन भी, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। मौन पढ़ेंगे कल इसको विस्तार से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अलग अलग टाइप से इसके अंतर्गत। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक मौन भी होता है, शांत हुए, नहीं जवाब दे रहे हैं, हम रिप्लाई नहीं दे रहे, कॉल नहीं उठा रहा है, ये क्या है कि सामने वाला आपसे रुष्ट है, इस वजह से वो ऐसा व्यवहार आपके साथ कर रहा है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर को अच्छे से। मॉडल्स भी पूछे जाते पर उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, परंतु फिर भी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। 5 स्टार लगा लीजिए इस टॉपिक को आप, बिल्कुल ठीक है ना। तो लिखित कम्युनिकेशन किस श्रेणी में आता है? ये आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। क्यों आता? क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स यानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, आपके लेटर्स हो गए, ठीक है, कोई भी नोटिस हो जाएगी, कोई भी रिपोर्ट हो जाएगी, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब के सब आते हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन में, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है आप मुझे बताइए, क्योंकि ये हमारे पास स्थायी फॉर्म में रहता है, परमानेंट फॉर्म में आपके पास रहेगा ये कम्युनिकेशन। आप बोल के चले जाओगे, ये नहीं रहेगा इसका कोई रिकॉर्ड, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड कर लोगे तो रह जाएगा, परंतु ये इसको आपने लिख के रख लिया कि जब तक आप इसे नष्ट नहीं करेंगे तब तक ये नष्ट नहीं होने वाली है आपकी फॉर्म्स। क्लियर? आज भी मेरे पास आज भी अपने कुछ डायरियाज रखी हैं, बहुत 2012-15 की, मैं कुछ डायरियाज बनाता था, कुछ चीजें लिखता था इंपॉर्टेंट, है ना, इन्फॉर्मेशन वाले नोट। मेरे पास आज भी वो डायरियां रही, डायरी की हालत खराब हो गई पर वो डायरी आज भी वो इन्फॉर्मेशन रखी, कभी कभी मन करता तो पढ़ता हूँ उनको। क्यों? क्योंकि वो स्थायी फॉर्म में मेरे पास वो कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन है कि संवाद के दौरान मैं जाया करता था पहले कहीं ट्रेनिंग के, स्कूलिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो मैं लोग जब बोलते तो मैं लिखता था उनको, मोबाइल हुआ नहीं करते थे कभी, और यूट्यूब भी उतना ज्यादा पॉपुलर था नहीं, यूट्यूब तो बहुत बाद में आया था भी नहीं यूट्यूब उतना पॉपुलर,
मोबाइल होते नहीं थे इतने, आज तो हाईटेक, आज तो छोटे छोटे बच्चों को पेरेंट्स बड़े बड़े मोबाइल दिला देते हैं। हमारे पास तो हुआ नहीं करते थे मोबाइल, स्मार्टफोन तो आए नहीं थे उस टाइम, कीपैड चलते थे। तो मैं क्या करता था, डायरीज बनाते थे। कोई व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति संवाद कर रहा है, मैं बुलेट पॉइंट में चीजें इन्फॉर्मेट कर लेता। तो वो चीज आज भी मेरे पास है, वो कम्युनिकेशन। मतलब उन्होंने बोला, जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप जो नोट्स बना रहे हो, जब तक आप इन्हें नष्ट नहीं करोगे तब तक ये नष्ट नहीं होंगे। इस कारण से इसको हम लिखित कम्युनिकेशन यानी कि रिटन कम्युनिकेशन की श्रेणी में रखते हैं। समझ आया इतना? देख लीजिए आप, समझ में आया? तो ये था आपका वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपको जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है साहब? देखो, यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, बस सबसे पहली शर्त इसकी है, यहाँ लिख देते, ठीक है, सब बता ही दिया है तो आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, शब्द यानी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, समझ में आया इसको? शब्दों का इस्तेमाल यानी वर्ड्स का उपयोग या यूज नहीं होता। शब्दों का यूज यहाँ पे, वर्ड्स का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता। अब टाइप्स क्या होते हैं इसके? कल टाइप्स हम बहुत सारे देख लेंगे, जैसे हैप्टिक्स होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है। क्रोनो, इसकी एक महत्वपूर्ण चीज समझ ली, इसमें होते क्या चीजें? इसमें होते हैं मूवमेंट्स। किसे? अब इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं एक अपनी भाषा में, आपके जो भी फेस, मैंने अभी आपको बताया था फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, और क्या बताया था? आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट भी फेशियल एक्सप्रेशन में से आ जाता है। संकेत, ठीक है, मौन मैंने आपको बताया था, साइलेंट रहना, ये सब के सब गैर मौखिक कम्युनिकेशन यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं। इसको हम जब टाइप्स इसके जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ी एक डेफिनेशन समझ लेते, यानी कि एक वह कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर से अच्छे सुनना, शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाता, परंतु लिखित कम्युनिकेशन में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वर्बल कम्युनिकेशन की श्रेणी में इसलिए आता है। अब कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है? वह कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, इसके बहुत सारे टाइप है, 8-10 टाइप है, हम सारे के सारे कल टाइप से विस्तार से पढ़ेंगे, निश्चिंत रहे आप। क्लियर? यानी वह कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाएगा, वह कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की श्रेणी में आती है। इसमें होता क्या है, फेस के जो आपके एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से संवाद किया जाता है, अपनी बात या अपना संदेश सामने वाले तक पहुंचा जाता है। कभी आपने देखे भाई आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक लड़की की कॉलेज वाली, वो आंखों से बड़ा इशारा करती है। माफी चाहूंगा, ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए वैसे तो, पर आप लोगों को ऐसी चीज जल्दी समझ में आती है ना? दिमाग है, होता ही ऐसा यार, ये नेगेटिव चीज पे जाके एंड करता है सबसे पहले, अच्छी चीजें से समझ में कहाँ आती है आसानी से। इसलिए तो कहता हूँ मन पे विजय प्राप्त करना है अपन सबने, तभी तो जीत पाएंगे भाई इस जग में, वरना ये दिमाग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मस्तिष्क को, एक बुक है अगर आप पढ़ना चाहे तो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक जब भी समय मिले तो पढ़ना, अपने दिमाग को बहुत शानदार बुक है, वर्ल्ड पॉपुलर बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मेरे पास शायद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास ये हिंदी वाली है, इंग्लिश में भी आती है। ये पुस्तक है आपके आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये किस, हाँ, जोसेफ मर्फी के, डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई है, और इसको हिंदी में किया है मंजुला डोभाल जी ने, ट्रांसलेट किया है इसकी। काफी अच्छी बुक है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और आपको विद्यार्थी, जैसे हम लोग रिसर्चर हैं तो हम लोगों को तो पढ़ने चाहिए, और खासकर जो ऐसे विषय से आते हैं जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग सोचने समझने वाले विषय यूज होते हैं, हिंदी वाले विद्यार्थी तो बहुत अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं। मैं जब हिंदी साहित्य पढ़ता था यूपीएससी के दौरान, पीएसआई आरबी मैंने पढ़ा है दोनों, तो मैं काफी इन चीजों को पढ़ के समझ, खासकर जब एथिक्स जब पढ़ते थे ना हम लोग, तो एथिक्स के टाइम मुझे ये पुस्तक के बारे में, जब हम एथिक्स पढ़ रहे थे, हमारी एक यूनिट होती है, एक पेपर होता है एथिक्स का सिविल सर्विसेज में, वहां हम ये पढ़ते थे एथिक्स, बड़ा खूब पढ़ा इन सबको, एथिक्स वगैरह को, तो बहुत चीजें समझ में मिलती हैं आपको आपके दिमाग के विषय में, तो आप इन सब का, लेकिन अभी नहीं,
जब आपको फ्री टाइम मिले, नहीं तो इसी को पढ़ने में रहेंगे तो फिर आप बहुत चीजें स्किप भी कर जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं होगा, ठीक है, टंग का इस्तेमाल नहीं होगा आपकी, वह कम्युनिकेशन आपका कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, आपने देखे होंगे रोड पे बहुत सारे डायरेक्शंस बोर्ड लगे होते हैं, एक ऐसा एरो का निशान बना होगा घुमा हुआ, जो क्या दर्शाता है, आगे एक मोड़ है, दाहिना मोड़ है, कोई यू टर्न का ऐसे तैसा। आप सबने लाइसेंस बनवाने गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बिना बिचौलियों के, हाँ, बिना बिचौलिए के दी लाइसेंस, एजेंट के लाइसेंस बनाए किसी ने? लर्निंग लाइसेंस बनता है पहले, तो उसमें एक कंप्यूटर आधारित, जैसे मैंने अभी एक टेस्ट दिया था अपने, मैंने घर से टेस्ट दिया था लर्निंग लाइसेंस का, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, प्रश्न होते हैं, संकेत होते हैं, वो पूछा जाता है ये किस चीज को संदर्भित करता है, ये क्या है, भाषा है, लेकिन कम्युनिकेशन है, कैसा कम्युनिकेशन है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये थे आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कल हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सभी टाइप्स को बहुत ही विस्तार से 10-12 कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी उसके साथ ही कवर कर लेंगे, लगभग कल 2 टॉपिक पढ़ेंगे। और अभी तक यदि आप राधेश पाठशाला से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले राधेश पाठशाला से जुड़िए। नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, अभी कम्युनिकेशन के नोट्स नहीं डाले हैं, डालेंगे समय आने पर, अभी आवश्यकता नहीं है देने की नोट्स, काम चल रहा है नोट्स पे, जब कंप्लीट हो जाएंगे तो दे दिए जाएंगे। हायर एजुकेशन के नोट्स में डाल चुका हूँ, 1 से लेके 6 क्लास के लेक्चर्स के नोट्स आपको हायर एजुकेशन के सभी टेलीग्राम चैनल पर डल चुके हैं। आईसीटी के कंप्लीट नोट्स डाल दिए हैं, कुछ टॉपिक अलग से भी ऐड करके डाले हैं जो हमने क्लासों में चर्चा नहीं की थी, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, की पॉइंट्स थे, उनको भी मैंने उसमें डाल दिया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कुछ टर्मोलॉजीज थी वो डाल दी है। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए यार, खूब मेहनत कीजिए, एक दिन मेहनत जरूर रंग लाती है, ठीक है ना? कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, संघर्ष तो करना पड़ेगा यार, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा सोचिए, और अपने विचारों को शुद्ध रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी साथियों को जय हिंद।